ग्रोसरी फंड। प्रोसेस कॉस्टिंग का होमवर्क दिया था और स्प्रिंग 21 में किसी को कोई मसला नहीं है और ऑटम 17 में भी किसी को कोई मसला नहीं है, तो आगे चलते हैं। ऑटम 17 में मसला बताओ भाई। हाँ, आप क्या कह रहे थे? ऑटम से कैसी क्या जिन्होंने किया है ऑटम 17 में किसी को मसला, किसी को तो होगा यार, है मसला। दफा करो क्या करना है, ये मसला ही नहीं है। अच्छा, बस प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म, उसका जिक्र भी खत्म। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन मैंने कल स्टार्ट किया था और उस चैप्टर के अंदर मैंने कल सिर्फ ये बात बताई थी कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ये है कि जो फिक्स्ड एफओएच हैं ये पीरियड कॉस्ट है, इनको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच है वो वही है जो अब तक पढ़ते आ रहे थे। ये तो हो गई अप्रोचेस, ये तो मल्टीपल चैप्टर्स में इस्तेमाल होनी है। इस चैप्टर में फिर क्या है? इस चैप्टर में हमने मैनेजमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं। अच्छा, नॉलेज के लिए एक बात सुने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो है जो एफएआर 1 इंट्रो एफएआर 2 में पढ़ी है। ये किन लोगों के लिए रिपोर्ट्स बनानी होती हैं? दुनिया वालों के लिए, यानी जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको सारी तफसील नहीं बतानी होती। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद है रिपोर्ट्स बनाना किन के लिए? इंटरनल। बस ये दोनों में फर्क है। तो जब दोनों में फर्क है तो स्टैंडर्ड्स किस पे अप्लाई होने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसलिए जो आईएएस और आईएफआरएस होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सिर्फ बड़े बूढ़ों की बनाई हुई प्रैक्टिस है जो मुख्तलिफ किताबों से हम सीख रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने मैनेजमेंट अकाउंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट दोनों मेथड से बनानी सीखनी है, बस ये इस चैप्टर के अंदर है। तो मैं उसका फॉर्मेट आपको एक स्ट्रेट डाटा से बता देता हूं, ताकि फॉर्मेट बगैर वैल्यूज के फॉर्मेट बताऊंगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो एक खुद सवाल बना के कराता हूं, उसके बाद फिर पास पेपर्स करेंगे। बस यही है इस चैप्टर में, बस यही है, छोटा सा चैप्टर है। तो सवाल लिखें। ठीक है, देखिए सवाल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फर्स्ट 3 इयर्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 साल ऑफ अ बिजनेस। फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ अ बिजनेस। अब इस इंफॉर्मेशन में ना आपने जो भी लिखवाऊंगा अंग्रेजी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1, 2, 3 कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन लिखवाने लगा, अंग्रेजी पहले और फिर आगे 1, 2, 3 ईयर।
सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 40, 42 और 44, 40, 42 और 44। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10, 11, 12, 10, 11, 12। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 9, 10, 11, 9, 10, 11। वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल एफओएच पर यूनिट 3, 4, 5, 3, 4, 5। और फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट, फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट 4, 5, 6, 4, 5, 6। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 4, 4, 4। ये 4 रुपए ही है तीनों साल में। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। एक्चुअल टोटल, ये सारा डाटा एक्चुअली है, सिर्फ फिक्स्ड ओएआर बताया, बाकी सब एक्चुअल डाटा ही है। एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच $15,000। और 18,000, 18,000 और 35,000, 35,000। उसके बाद लिखें एक्चुअल टोटल फिक्स्ड, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट। एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट कितनी बोलिए? 5,000, 6,000, 7,000, 5,000, 6,000, 7,000। फिर लिखिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000, 4,800 और 5,000, 4,000, 4,800 और 5,000। यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड 4,000, 3,600 और 5,700। और क्या रह गया? चल ठीक है, सब बता दिया। रिक्वायर्ड है मुझसे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट रिकंसिलिएशन
नहीं 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 नहीं, पार्ट ए रिक्वायर्ड है, इसके पीछे पार्ट ए लगा लें और इनकम स्टेटमेंट, ये एंड प्रॉफिट वाली बात काट दें। पार्ट ए रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ईयर यूजिंग, अब इस यूजिंग के बाद नंबर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और अब रिक्वायरमेंट का बी, पहले ए बताया, अब पार्ट बी, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, between two methods for each year. चले, मुझसे रिक्वायर्ड है ये इनके फॉर्मेट है, बस आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। इनकी कैलकुलेशंस में कोई मुश्किल है तो वो वर्किंग में होगी। एक पेज हो गया इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल का, एक पेज हो गया इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन का, और इसी में ही जगह बच जाएगी तो 2 पेज छोड़ के वर्किंग्स पे आ जाते हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में ना 3 नॉर्मली वर्किंग्स बनती हैं, उसके अलावा हस्बे ज़ौक़, हस्बे तौफीक, हस्बे जायका, फिर जो वर्किंग्स इजाफी चाहिए होंगी वो सवाल पे डिपेंड करता है, वरना जनरली 3 वर्किंग्स बनती हैं। जिस तरह हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे, यहां पर क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हुए हम कहां बैठे होते हैं? प्रोसेस के अंदर, मशीन के अंदर। हमने मशीन के अंदर बैठ के सोच रहे हैं इतना पहले से पड़ा हुआ नजर आ रहा है, इतना इनपुट आया, इतना आउटपुट चला गया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वांटिटी स्केड्यूल मशीन के अंदर बैठ के सोचना है, और इस चैप्टर में जो हम क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने लगे हैं वो फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठ के देखना। इस चैप्टर में जो क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे हैं फिनिश गुड्स का है। पिछले चैप्टर में जो बनाते थे वो मशीन के अंदर बैठ के सोचते थे, यहां पर फिनिश गुड्स के स्टोर में चलते हैं। फिनिश गुड्स के स्टोर में क्वांटिटी स्केड्यूल क्या क्या होगा? हाँ जी, फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठते हैं चल के। ओपनिंग फिनिश गुड्स होंगी, और फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठे हैं, आएगा कहां से? जो बन के आएगा, प्रोडक्शन पहुंच गया स्टोर में, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू, भाई इतनी जवानी लगा दी प्रोसेस कॉस्टिंग में। मशीन के अंदर बैठे हैं तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इनपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट जो मशीन से बाहर जा रहा है। अब फिनिश गुड्स के स्टोर के अंदर बैठ जाते हैं, स्टोर में जो पहले पड़ी है इनपुट जो मजीद बन के आई, क्लोजिंग इज इक्वल टू आउटपुट यानी सेल। हाँ, अगर फिनिश गुड्स में कोई लॉस हो जाए तो वो भी ऊपर ही लेस हो जाएगा। ईयर 1 में ओपनिंग नहीं है ना, पेज पलटे बगैर भी पता चल जाएगा। मैंने कहा है फर्स्ट 3 इयर्स तो ओपनिंग नहीं है, प्रोडक्शन 4000, और क्या बताया? सेल बताई है। ईयर 2 में प्रोडक्शन बताई है 4800, सेल बताई है 36। 3 में प्रोडक्शन 5000, सेल 57। चले अब बताइए इसमें और क्या क्या होगा फिर? ईयर 1 में नहीं, और अगर ईयर 1 का क्लोजिंग नहीं है तो ईयर 2 का ओपनिंग भी नहीं है। ईयर 2 ये बैलेंस से पता चल रहा है, ये 1200 है तो इधर ओपनिंग 1200। ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में नॉर्मली 3 वर्किंग्स बनती हैं। एक क्वांटिटी स्केड्यूल, अगर एक साल का सवाल होता तो बस एक कॉलम आ रहा होता। मैंने 3 साल का सवाल बनाया, इसलिए 3 कॉलम है। फिर दूसरी वर्किंग यहां पर भी कॉस्ट पर यूनिट की होती है, कॉस्ट पर यूनिट। और ये भी चूंकि 3 साल का सवाल है तो मैं 3 बना रहा हूं। मटीरियल
दिया हुआ है 10, 11, 12, लेबर 9, 10, 11, वेरिएबल 3, 4, 5, फिक्स भी ऐड करो। अगर मार्जिनल का सवाल कर रहे होंगे तो बस यही है प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, तो इसका टोटल कर लेते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन का भी सवाल तो करना ही है, तो इसमें फिक्स्ड ओआर भी ऐड कर लेते हैं। 4, 5, 6, और जब ये भी साथ ऐड कर लेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन के सवाल के लिए कॉस्ट बन जाएगी। तो क्वांटिटी स्केड्यूल फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठ के, और कॉस्ट पर यूनिट मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों का अलग अलग सवाल सोच के। मार्जिनल के लिए पर यूनिट कॉस्ट ये पहला वाला पड़ाव हो गया, और एब्जॉर्प्शन के लिए पर यूनिट कॉस्ट ये दूसरा वाला। यहां तक तीसरी वर्किंग मैं आपको ना मार्जिनल का सवाल सॉल्व करने के बाद करके देता हूं। तो वर्किंग 1, 2 अभी फिलहाल बस, फिर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं, फिर वर्किंग 3 पे बाद में आता हूं। ये 2 पेज छोड़ के वर्किंग्स में गए थे, वापस आ जाए। इनकम स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट ए, इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल से मार्जिनल। 3 साल का सवाल है, इसलिए ये रुपीस के 3 कॉलम बना लेते हैं। तीन साल का सवाल है, इसलिए 3 कॉलम बना लिए। अच्छा, जो अब तक आपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ा था ना, ये वो नहीं, ये उससे डिफरेंट चीज है, क्योंकि मार्जिनल ही पहली दफा पढ़ रहे हैं। सेल्स के लिए क्या डाटा है सवाल में? यूनिट सोल्ड पता है और सेल प्राइस पता है, तो एग्जामिनर को बता देते हैं कि यूनिट सोल्ड तुमने बताए हुए हैं और सेल प्राइस भी तुमने बताई हुई है, तो हम मल्टीप्लाई करने लगे। कितना? ईयर 1 160,000, ईयर 2 151200, तीसरा साल 250800। टोटल सेल्स निकाली है, यूनिट्स पता है, प्राइस पता है जी, क्या किया है? यूनिट्स इनटू प्राइस किया है। इसके बाद जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग से सॉल्व कर रहा हूं, इसमें सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर तो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? फार्मूला नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं। जो चीजें हमने बेची वो हमें कितनी कॉस्ट की थी, और मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच फॉलो करते हुए तो वो चीजें हमें कितनी कॉस्ट की थी, ये
ये, और इसका मतलब है कि सिर्फ वो खर्चे जो वेरिएबल हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला, अगर कोई लॉस वगैरह नहीं है, सादा सा बिल्कुल नहीं, कॉस्ट का ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट के फेस पे तो हम वो वैसे ही कर रहे होते हैं ना, ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो हमारे पास इनके यूनिट्स भी हैं। अरे सवाल में एक लाइन लिख लें, सवाल में एक लाइन लिखें, FIFO मेथड इज यूज्ड, FIFO मेथड इज यूज्ड, FIFO मेथड इज यूज्ड। तो हमारे पास यूनिट्स भी हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे निकले? ओपनिंग के यूनिट्स को, या ये कह लें कि जो पिछला क्लोजिंग था वो अगला ओपनिंग बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे लिखूं? जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उनके ऊपर पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी ईयर 1 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आएगी? 4000 इंटू 22, 4800 इंटू ये और 5000 इंटू ये। FIFO मेथड है। तो ये वाला क्लोजिंग वो तो खैर है ही इनमें से, ये क्लोजिंग इनमें से है कि इनमें से? FIFO मेथड है, इनमें से। इसलिए इस 500 के ऊपर भी कौन सा रेट लगेगा? 28। इन पे भी 28 लगेगा, इस 500 पे भी 28 लगेगा, इस 4800 पे 25 और 1200 पे 25। तो इसके लिए भी हम एग्जामिनर को बता देते हैं कि यूनिट्स हमने निकाल दिए हैं, वर्किंग 1 देख लो जाके, इनटू कॉस्ट पर यूनिट भी हम निकाल चुके हैं, वर्किंग 2 देख लो जाके। तो ईयर 1 में ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 4000 इंटू 22, 88,000। इधर ओपनिंग भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ईयर 2 4800 इंटू 25, 120,000। ईयर 2 का क्लोजिंग 1200 हुई, यही 25 वाला ही है, 30,000। और ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग बन गया। और ईयर 3 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 5000 इंटू 28, 140,000। और ईयर 3 का क्लोजिंग 500 इंटू 28, 14,000। ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ईयर 1 की कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 88,000, ईयर 2 की 90,000, ईयर 3 की 156,000। सेल में से कॉस्ट माइनस करें तो आंसर क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों कहते हैं इसको? है वर्ड प्रॉफिट क्यों कहते हैं इसको? है प्रॉफिट क्यों कहते हैं? हाँ जी भाई, नाम प्रॉफिट है उसका, ज्यादा सा नाम है उसका, प्रॉफिट नाम है। क्रेडल नाम होता तो उसको क्रेडल कहते होते, बेन नाम होता तो बेन कहते होते। तो प्रॉफिट क्यों कहते हैं? नाम प्रॉफिट है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट, और बाकी भी सारे खर्चे माइनस कर लें तो नेट प्रॉफिट। अगर सेल में से कॉस्ट माइनस करें तो वो प्रॉफिट है, और अगर सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो उसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं उसको? नाम है उसका। तो सेल में से सारे खर्चे माइनस तो प्रॉफिट,
सिर्फ वेरिएबल खर्चे माइनस तो कंट्रीब्यूशन। और अभी हमने सारे खर्चे वेरिएबल नहीं माइनस किए, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किए। तो जो आंसर आएगा शाबाश 248, शाबाश 72,000 61 200 94 सेल्स में से वेरिएबल माइनस कर रहे हैं तो आंसर कंट्रीब्यूशन। और सारे नहीं, अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किए हैं तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। वर्ड है, कंट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी खर्चे भी माइनस कर दें सारे तो नेट प्रॉफिट। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से बाकी वेरिएबल खर्चे भी माइनस कर दें तो नेट कंट्रीब्यूशन। तो इसमें से माइनस वेरिएबल एडमिन और सेलिंग कॉस्ट, जो कि इस सवाल में सेलिंग कॉस्ट है बस। कितनी? तो इसमें से 4 रुपए माइनस कर दो, यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 रुपए को किन यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से कि सोल्ड से? सेलिंग खर्चे हैं तो इनटू यूनिट्स सोल्ड। ईयर 1 में 16,000, ये मैंने जान के ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ था तो ये लेस ही करना होता है भाई। 16,000 और इधर 14400, इधर 22800। ये जो आंसर आएगा इसको कहेंगे नेट कंट्रीब्यूशन। $56,000 46,800 72,000। ये आंसर कहला रहा है नेट कंट्रीब्यूशन। नेट है इसका मतलब सारे खर्चे माइनस हो गए, लेकिन कंट्रीब्यूशन है तो सारे वेरिएबल खर्चे माइनस हुए हैं। अगर नेट कंट्रीब्यूशन से हमने नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है तो फिक्स खर्चे भी माइनस करने पड़ेंगे, जो कि इस सवाल में 2 हैं। फिक्स एफओएच भी हैं और एडमिन सेलिंग भी हैं। तो फिक्स एफओएच कितने हैं बताएं? इस सवाल में मैंने 15,000 18,000 और 35,000 और एडमिन सेलिंग भी हैं जी 1,000 6,000 और 7,000। अब चूंकि सारा कुछ माइनस हो गया तो ये आंसर फिर फाइनली नेट प्रॉफिट 36,000 22800 30,000। ये मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच की इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स में से पहले वेरिएबल खर्चे माइनस कंट्रीब्यूशन आंसर आया, फिर फिक्स खर्चे माइनस तो प्रॉफिट आंसर आ गया। बस का फॉर्मेट है, बस तरीका इसका है। किसी फिगर की कैलकुलेशन पे कोई एतराज है तो बताएं।
अच्छा, आप फाइफो एफको को तो वैसे ही चीते चीतियां हो चुके हैं, इसलिए एक वैरायटी जबानी ही सुन लें, कहीं पेज के नुक्कड़ पे लिखनी हो तो लिख लेना। जैसे ईयर 3 बता रहा हूं, मैंने इस सवाल में कहा कि फाइफो मेथड है, इसलिए इस 500 पे कौन सा रेट लगाया? जिनको जिनको यहां 500 लिखा नजर नहीं आ रहा, ये है, इसकी बात है, ये 500 500 पे क्या रेट लगाया? 28। अगर एफको मेथड होता तो इस 14,000 की बजाय क्या आता? सेवन माइंड 500 इंटू 13, ये 14,000 की जगह ये आता। अगर एफ को होता तो इस 14,000 की जगह ये 13,710 आता। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट में किसी लाइन में, किसी कैलकुलेशन में कोई एतराज है तो बताएं। कहां पर? 140,000, 30,000 है जी। 1200 ओपनिंग, 5,000 प्रोडक्शन, और क्या करना था यार? इन 4 फिगर्स पे भी एतराज कर रहे हैं। कहां पर 500 लग रहा है? ये 5,000 है, ये 500 है, वो 5,000 है। चलिए नोट कर लें, बहुत नया, एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बताया, नोट कर लें आप इसको जरूर। सेल्स, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो होती हो तो सेल्स तो वही रहेंगी, 160, 151, 200, 250, 800, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स।
ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और इनके साथ भी यही सलूक, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, इससे नहीं, इससे। यूनिट्स वही है, बस अब 22 की जगह 26, 25 की जगह 30 ले रहे होंगे। तो ईयर 1 में तो ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है। 4000 इंटू 26, 104,000, 4800 इंटू 30, 144,000, और 1200 भी इंटू 30, 1, क्या हो गया भाई, 1200 इंटू 30, 36,000, और ये 36,000 क्लोजिंग इधर हो गया ओपनिंग। 5,000 इंटू 34, 170,000, और 500 इंटू 34, 17,000। अभी मैंने यहां इधर एक लाइन लिखनी है, अभी इस डब्बे के अंदर एक लाइन और आनी है, एक लाइन लिखनी है मैंने, और फिर इस डब्बे का टोटल आएगा और वो टोटल माइनस करेंगे सेल्स मेथड, क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं, वो कंट्रीब्यूशन इधर था मार्जिनल में, यहां पर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट से आगे चलें, एडमिन सेलिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं, जिनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहां कर देते हैं कभी प्यार से। ये क्या कहें जी, अच्छा देखें, दो अलग अलग अप्रोचेस हैं, इसलिए दो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। ये मार्जिनल फॉलो होती हो तो ये फॉर्मेट है, एब्जॉर्प्शन फॉलो होती है तो ये वो है, ये कुछ वैसा सही है जैसे पहले बताया आपको। कंट्रीब्यूशन का वर्ड मार्जिनल में है, एब्जॉर्प्शन में नहीं है ये वर्ड, ये दो अलग अलग फॉर्मेट है। इसमें और क्या क्या आएगा, ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी, ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये ऊपर निकाल चुके हैं ना, 16,000, 144,000, 22,800, और फिक्स्ड एडमिन सेलिंग भी है कितने, 5,000, 6,000, 7,000। तो जो आंसर आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। ये जो एक मैंने बीच में लाइन छोड़ी है उसके अलावा बाकी बताएं, फिगर्स में कोई एतराज है तो बताएं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दो डिफरेंट अप्रोचेस है बेटे, दोनों का फॉर्मेट फर्क है। मार्जिनल अप्रोच कोई बिजनेस फॉलो करता होगा तो उसमें इनकम स्टेटमेंट में सेल्स और वेरिएबल खर्चे हैं और उनका आंसर कंट्रीब्यूशन है। एब्जॉर्प्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन का नहीं है वर्ड। अभी तक जितना एब्जॉर्प्शन बनाया है इसमें कोई फिगर्स पे एतराज है तो बताइए। कौन सा? ये मैंने फिक्स्ड एफओएच इधर क्यों नहीं लिखे? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हो गए कवर ना। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये जो ऊपर ऊपर पोर्शन है यहां से ऊपर, वहां फिक्स खर्चे हैं नहीं है, इसलिए नीचे एफओएच में जो फिक्स थे वो भी नीचे लिखे और एडमिन सेलिंग के फिक्स भी नीचे लिखे। एब्जॉर्प्शन के अंदर एफओएच वाले फिक्स्ड किधर हैं? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर आ गए, इसलिए सिर्फ एडमिन सेलिंग वाले यहां लिखे। देखो सेल्स जो एडमिन सेलिंग खर्चे हैं, एडमिन सेलिंग वेरिएबल इससे ऊपर आ गए, फिक्स इसके नीचे आ गए। ये वेरिएबल फिक्स का तोड़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमने बीच में कंट्रीब्यूशन लाना था। ये वेरिएबल और फिक्स्ड आ तो ग्रॉस से नीचे ही रहे ना, ग्रॉस से नीचे ही आ रहे हैं, ग्रॉस से नीचे ही आ रहे हैं। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस के बाद ही आते हैं ना, तो ये देखें ग्रॉस के बाद आ रहे हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं है बीच में कोई, यहां कंट्रीब्यूशन बीच में लाना था प्रॉफिट से पहले,
इसलिए एडमिन सेलिंग को तोड़ दिया। वेरिएबल इधर आ गए, फिक्स इधर आ गए। वो जाग भी रहे कि नहीं, एडमिन सेलिंग यही वेरिएबल और यही फिक्स मैंने वहां भी लिखे हैं, लेकिन जहां पर वेरिएबल इतनी ऊपर मंजिल पे क्यों चले गए? क्योंकि कंट्रीब्यूशन बीच में एक लाइन आइटम आनी थी। क्यों आनी थी भाई? फॉर्मेट का हिस्सा मार्जिनल अप्रोच में ये फॉर्मेट है कि डायरेक्टली प्रॉफिट तक पहुंचने की बजाय पहले कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जानना चाहती है, उसके बाद प्रॉफिट जानना चाहते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में कंट्रीब्यूशन नामी कोई चीज नहीं है। तो जो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, यहां भी वही है, यहां भी वही है। यहां पर दोनों इकट्ठे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आ गए, यहां पर अलग अलग क्यों टूट गए? क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालना था तो वेरिएबल सेलिंग ऊपर चले गए, फिक्स इससे नीचे आ गए। वरना आज ये दोनों वही लाइनें रही हैं, सेल्स भी दोनों में सेम है, वेरिएबल और फिक्स एडमिन सेलिंग भी दोनों में सेम है, सिर्फ इसमें एक लाइन ऊपर आ गए हैं बस। जो फैक्ट्री के खर्चे थे मार्जिनल में वो सारे इधर हैं, वेरिएबल फिक्स्ड इधर है, और एब्जॉर्प्शन में फिक्स भी ऊपर है। तो चीजें पूरी हो रही हैं चार्ज, बस हो क्या रहा है कि यहां पर वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग हो रहे हैं, वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग। तो इस फॉर्मेट में एफओएच किधर है? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में है। अच्छा, अभी ये फिगर्स नोट नहीं करना, सिर्फ मुझे कैलकुलेट करके बता दें, नोट नहीं करना अभी। 104 108 189 ग्रॉस प्रॉफिट 56 43200 250800 जी 61800। इस 104 की कैलकुलेशन को तोड़ते हैं। ये 104 कैसे कैलकुलेट हुआ? 104 कैसे कैलकुलेट हुआ? 4000 इंटू 26, ये ऐसे कैलकुलेट हुआ। और अगर मैं इसके 4 टुकड़े देखना चाहूं तो 4000 इंटू 10, 4000 इंटू 9, 4000 इंटू 3 और 4000 इंटू 4, इसका टोटल ही बता दें। 88,000। इसका दिस प्लस दिस 104। मैंने सिर्फ इसको तोड़ा है। जब मार्जिनल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मार्जिनल का, तो मार्जिनल में हम 4000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से, 88, तो ये 88 यहां आ रहा है, और फिक्स्ड एफओएच उसके साथ जुड़ने की बजाय यहां आ रहे 15,000। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो ये जुमला दोबारा सुने, मार्जिनल में 88 ऊपर आ गया, 15,000 नीचे आ रहा है, 15। ये दोनों क्यों टूट गए? क्योंकि कंट्रीब्यूशन लानी होती है बीच में। असल में फिक्स्ड एफओएच फॉर द ईयर कितना है? असल में 15,000 ही है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वो 15,000 ही आ रहा है। 88 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया, लेकिन हो गया पूरा चार्ज, तो प्रॉफिट 36 आ गया। लेकिन जब हमने मार्जिनल की बजाय एब्जॉर्प्शन में किया तो यहां 104 आ रहा है। नीचे फिक्स्ड एफओएच क्यों नहीं आ रहा? तो क्या इसमें ये 15,000 शामिल हो गया? यस, 15,000 शामिल हो गया? नहीं, 16,000 शामिल हो गया। 15 क्यों नहीं, 16 क्यों शामिल हुआ? क्योंकि हमने जब इसको 26 से मल्टीप्लाई किया तो इस 26 के अंदर ये 4 शामिल है जो कि OAR है, और जब हम इससे 26 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिक्स्ड एफओएच का टुकड़ा, ये कौन सी फिगर आ रही है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड।
OAR पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड आ गए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो अभी तक फॉर्मेट बनाया उसमें ये एडमिन सेलिंग वाली बात क्लियर है ना, जाग रहे हैं ना, एडमिन सेलिंग वाली बात क्लियर है। यही 16,000 और यही 5,000 हमने यहां भी लिखे हुए हैं, सिर्फ वहां पर तोड़ा है कंट्रीब्यूशन की वजह से, यहां ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, और यहां पर वेरिएबल और फिक्स अलग किए हुए हैं, लेकिन इधर फिक्स भी ऊपर ही कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम में एक डिफरेंस और क्या आ गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो फिक्स्ड एफओएच 15,000 माइनस हो रहा है, होना भी 15 ही चाहिए था। क्यों 15 होना चाहिए था? क्योंकि असल में है ही 15 और हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सही प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जानना है। लेकिन यहां पर 15 नहीं माइनस हुआ, यानी माइनस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 160 में से ये माइनस कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर अगर 15,000 शामिल होता तो प्रॉफिट इधर भी 36,000 ही आता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इधर और उधर लिखने का फर्क है, हो तो एंड माइनस ही रहा है। तो अगर इस 104 के अंदर भी 15,000 इंक्लूडेड होता तो ये नेट प्रॉफिट भी 36 आता। लेकिन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 104 में 15 की बजाय 16 है, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच की बजाय अप्लाइड आ रहे हैं। तो हमें तो सही प्रॉफिट जानना है, वो तो तभी पता चलेगा जब एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच माइनस करेंगे। तो फिर उसके लिए हमने डबल एंट्रीज जब 4 दिन पहले पढ़ी थी तो एक एंट्री पढ़ी थी अंडर ओवर अप्लाइड की। अंडर अप्लाइड तो क्या एंट्री? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, और अगर ओवर अप्लाइड है तो एफओएच कंट्रोल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो हम ये एंट्री करेंगे तो सही प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए फिर हमें वर्किंग 3 और ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही में करनी पड़ेगी, मार्जिनल के लिए नहीं है। ये अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड ओएआर दिया हुआ है इनटू फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट है इनटू यूनिट्स पर यूनिट है प्रोड्यूस्ड। तो ईयर 1 का अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना बना? 4 रुपए इंटू 4,000 16,000, 5 रुपए इंटू 4,800, 6 रुपए इंटू 5,000 30,000। एक्चुअल एफओएच 15,000 18,000 35,000। $1,000 6,000 5,000। अब ये अंडर है कि ओवर है? कैसे पहचान होती है? अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड। लेकिन हमने पढ़ने वाले को कोई तो पहचान बतानी है, तो वो हमारी मर्जी है, हम जिसको मर्जी ब्रैकेट लगा दें। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट लगाता हूं तो ये आ गया पॉजिटिव कि नेगेटिव? और हम पढ़ने वाले को बता रहे हैं कि जिस पे ब्रैकेट लगा है वो अंडर अप्लाइड है और जिस पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ वो ओवर अप्लाइड। रीजन? हाँ, रीजन कब बताइए मैंने? नहीं, अंडर ओवर अप्लाइड निकालते क्यों है? यहां पर क्या करना है उसका? क्या चीज है? 2 सवाल हैं।
अंडर ओवर अप्लाइड क्यों निकालते हैं या यहां क्यों निकाल रहे हैं, ये तो मैंने बताया नहीं, भी बताने लगा। पहले कैलकुलेशन में कोई एतराज है तो शर्म करें। अंडर ओवर अप्लाइड यहां पर हम क्यों करने लगे हैं, इसको डबल एंट्रीज से भी बता देता हूं, जैसे आपको याद रखना आसान रहे, या वैसे प्लस माइनस से याद रखना है तो वो याद रख लें। असल में ईयर वन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, 15,000। लेकिन हमारी इस इनकम स्टेटमेंट में यहां पर 104 के अंदर छुप के कितने आ गए हैं, 16। तो ज्यादा आ गए ना, हमने सही प्रॉफिट तक पहुंचना है तो 16 काट के 15 शामिल कर दें, या ज्यादा आ गए, कितने ज्यादा, तो इस 104 में से 1000 माइनस कर देते हैं, ऐड के माइनस कर देते हैं। यहां पर भी 6000 माइनस कर देते हैं, वहां पर 5000 ऐड कर देते हैं। और अगर आप डबल एंट्रीज याद रख लें, जो कि आई रिकमेंड का डबल एंट्रीज याद रख लें, तो अंडर अप्लाइड की एंट्री क्या होती है, अंडर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट तो और बढ़ जाएगी, तो 5000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल और बढ़ जाएगी। और ओवर अप्लाइड की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, यानी कम हो जाएगी। अब इस डब्बे का सही टोटल बताएं। अच्छा, अगर सवाल में लिखा हो कि इट इज कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज अंडर ओवर अप्लाई टू P&L है, P&L का जब कम इस्तेमाल होता है ना, खासतौर पे अगर ये जीपी और नेट प्रॉफिट का टुकड़ा है तो P&L हम उसको कहते हैं जो इधर है, कॉस्ट ऑफ सेल इससे ऊपर होती है। तो अगर कहा हो कि अंडर ओवर अप्लाइड P&L का चार्ज होता है, तो फिर ये लाइन यहां लिखने की बजाय यहां आ जाएगी। इस डब्बे का टोटल बताएं क्या बना, 103, 102, 194,000। तो अब जो आंसर निकलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट 57, 49,200, 56,800। टू 88,000। चलें कल यहां से आगे चलते हैं।